स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग रीट प्रैक्टिस सेट 2 यूथ पब्लिकेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 में एनवायरनमेंट पोर्शन और CDP पोर्शन हमने अपलोड कर दिया है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे जिसमें एनवायरनमेंट और CDP को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, बी ऑप्शन है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने और विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखी जाती। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखी जाती हैं, कोई अपेक्षा ना रखें ये भी गलत है, और अपेक्षाएं जरूरत से अधिक रखें यानी कि एक सीमा से ज्यादा अगर अपेक्षा रखें, जैसे बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना, तो ये भी गलत है। और एक रूप यानी कि अपेक्षाओं को लेवल कर दिया जाए, तो लेवलिंग हम नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ठीक है। विकास शुरू होता है, तो विकास शुरू होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम सभी को पता है विकास जो चलता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो गर्भावस्था से शुरू होता है। तो गर्भावस्था से शुरू होता है, गर्भावस्था से जीवन भर चलता है। ठीक है। तो इसमें गर्भावस्था तो नहीं है, बट बी ऑप्शन है हमारा सेकंड में, प्रसव पूर्व अवस्था। तो प्रसव पूर्व अवस्था है हमारा, तो सेकंड का हमारा कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुबुद्ध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता। तो इस तरह की जो बुद्धि होती है, हॉवर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है, जिसमें हॉवर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बुद्धि कई तरीके की हो सकती है। तो ये जो बोल रहा है पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने वाली जो बुद्धि होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक बुद्धि। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ओके। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, यह है बुद्धि के वितरण पर आधारित है। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होता है, ऑप्शन ए है गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो डी है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान की जो भावना है वो विकसित होती है। ठीक है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने के लिए बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, तो बिल्कुल जब प्रभावित नहीं करता है तो इसको हम बोलते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो सिक्स्थ का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अधिगम का शून्य स्थानांतरण हमारा है ए ऑप्शन है। ठीक है। चिंतन अनिवार्य रूप से है, तो चिंतन एक क्या है, संज्ञान से संबंधित गतिविधि है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से, और ऑप्शन डी है हमारा समूहों में। तो देखिए पहले क्या होता है, बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है तो उसमें क्या करता है, टीचर पहले पूरी क्लास को पढ़ाता है, फिर
एक एक करके बच्चों के पास जाता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो जो बच्चे सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। तो 8 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इसमें। तो आगे जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। तो देखिए पियाजे की वह संरचना, देखिए जो पियाजे के अनुसार जो व्यक्ति जो सोचता है, व्यक्ति के मन में जो भी रहता है वो क्या होता है, वो छोटे छोटे स्कीमास के रूप में स्टोर हो जाता है। जो व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है उसमें छोटे छोटे स्कीमास के रूप में स्टोर हो जाता है। तो यही संज्ञानात्मक संरचना जो होती है वो छोटे छोटे स्कीमास के रूप में माइंड में स्टोर हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, तो 99 का डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। तो यह इससे किस चीज को बढ़ावा मिलता है, इससे ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। तो 10th का बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक एक प्रकार का अपसारी चिंतन है। जो हाई लेवल का जो चिंतन होता है वो होता है क्या, सृजनात्मकता। देखिए जो जिसमें साधारण हम जोड़ गुणा भाग जो जिस तरीके के चिंतन में करते हैं वो हमारा होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ये सब आपका अभिसारी में होता है। अब जैसे इस तरीके के बारे में सोचना कि बारिश होगी कि नहीं, तो इस तरीके का, और हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, आगे का जो हमारा ड्रीम है, पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, पढ़ने के बाद हमें कौन सी दिशा में जाना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है। तो ये जो हमारा होता है इस तरीके का जो सोचना होता है इसको हम बोलते हैं अपसारी चिंतन। इसको हम सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्रिएटिविटी से डेवलप होती है। तो इसमें जो हमारा 11th हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किससे आंतरिक रूप से प्रेरित है, आंतरिक रूप से प्रेरित है। 12th का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ओके, 13 हमारा छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ठीक है, तो डैश पक्ष में आता है। तो सीखने के कॉग्निटिव क्षेत्र यानी कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं। सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो सीखने का जो गतिक क्षेत्र है उसमें व्यवहार का करना आता है। जो व्यवहार जो रहता है सीखने का गतिक क्षेत्र होता है, और व्यवहार में गति होती है क्योंकि व्यवहार में अनुकरण रहता है, अनुकरण शामिल रहता है। तो 13 का जो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में रहता है। तो 13 का हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 14 में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए, डैश के लिए है। तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। तो 14 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है। तो समूह की बात करते हैं, तो समूह की बात करते हैं तो वहां पर क्या आता है, सामाजिक अधिगम। जब हम समूह में कोई चीज सिखाई जाती है तो हमारा एक दूसरे से व्यवहार हो जाता है और समाज के लिए हमारे अंदर एक डेवलप होता है। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 का हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब एक शिक्षिका दृष्टि बाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह क्या
है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। यही हमारा होगा, क्योंकि देखिए जो हमारी समावेशी शिक्षा होती है उसमें हम जितने भी हमारे छात्र होते हैं, हमारे विशिष्ट छात्र होते हैं, सामान्य छात्र होते हैं, सबको मिला करके एक साथ शिक्षा जो दी जाती है, तो यह किसके अंतर्गत आता है? ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 का हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। तो ऑप्शन डी है, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षक देखिए, जब भी बाल केंद्रित शिक्षा होती है तो उसमें इस टाइप के ऑप्शन है कि वे शिक्षक को आराम देते हैं या शिक्षक का कार्य आसान कर देते हैं, तो इस तरीके के जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। और यहाँ पर भी जो बी और सी हैं ये भी हमारे एक तरीके से गलत हैं, बट डी ऑप्शन है, जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं, जब हम कोई गतिविधि करते हैं ऐसी जिसमें बच्चा सक्रिय होता है, तो वो जो हमारी गतिविधि होती है उस तरीके के जो हमारे ऑप्शन होते हैं वो हमारे मोस्ट प्रोबेबल सही होते हैं। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को बोला जाता है नैतिक यथार्थवाद। तो ये हमारा हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा। 19 है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यालय को डैश में सहायता मिलती है। तो ये जो हमारा है समकक्ष व्यक्तियों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा 19 का जो हमारा हो जाएगा ये हमारा भावात्मक क्षेत्र हो जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में सहायता करती हैं। यह किसमें सहायता करती हैं? यह सहायता करती हैं किसमें? सामाजिकरण में। तो 20 का आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो क्या करती है? जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे बगैर बच्चों में क्या करती? शामिल करती है। तो समावेशी शिक्षा में हम सभी प्रकार के छात्रों को कक्षा में शामिल करते हैं। उनके अंदर चाहे किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो या वो आपके अस्थि बाधित हो, किसी भी तरीके की बाधा अगर उनके जीवन में है, लेकिन हम समावेशी शिक्षा में हम हर तरीके के बालकों को शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 21 का क्या हो जाएगा? 21 का डी हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा है? तो ये आंखों का रंग है। 22 हमारा ए हो जाएगा। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। तो योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देशन, ये गलत है। भिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता, ये भी गलत है। उनके ज्ञान की सीमा, हाँ, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती, ये हमारा सही है। तो 23 में जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। ओके, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी याद कर लेती है जबकि लीना को पाठ को सीखने में समय लगता है। ठीक है, समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लेती है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की वैयक्तिक भिन्नता है। तो इसमें 24 में ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 25,
निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसमें देखिए एक हमारा क्या है, एक ऑप्शन है चार में से जो आनुवांशिक है, बाकी क्या है, बाकी वातावरणीय कारक है। तो बाकी हमारे वातावरणीय है और एक हमारा आनुवांशिक है। तो शारीरिक गठन आनुवांशिकी में आता है और संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये क्या है होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं। तो 25 में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने में उनको दिक्कत होती है। जो सुन नहीं सकते हैं तो उन्हें बातचीत करने में क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि जब कोई उनसे बात करता है तो उनकी आवाज जो है वो उनके कानों तक नहीं पहुंचती है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधी अक्षमता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होती है, डिसकैलकुलिया गणना से संबंधित होती है। डिस्ग्राफिया देखिए डिस्ग्राफिया तो ये आप समझ लीजिए कि कुछ भी आप लिख रहे हैं और उसमें अक्षमता हो रही है। तो देखिए ग्राफ में काम करने के लिए तो आपको लिखना होगा। तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है और डिसकैलकुलिया किससे, गणना से संबंधित होती है, और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होती है। तो 27 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उनकी बार बार परीक्षा होगी, ये गलत बात है। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम की प्रक्रिया में जुड़ेंगे, ये हमारा बेस्ट है। आगे के भी पढ़ लेते हैं। उन्हें विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। भाई कभी भी छात्र जब पढ़ते हैं तो उन्हें अलग नहीं किया जाता है, अलग करना गलत होता है, क्योंकि अलग करना क्या होता है, वो समावेशी शिक्षा के अगेंस्ट में चला जाता है। वे निजी कोचिंग में पढ़ेंगे, कोचिंग वगैरह की देखिए बातें हम लोग इसमें नहीं करते हैं। कोचिंग करना ठीक है, लेकिन समावेशी शिक्षा में जब हम प्राथमिक स्तर पे बात कर रहे हैं, या ऐसी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं या डीलेड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें छात्रों को निजी कोचिंग के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता है। छात्रों को सिखाने का जो हमारा दायित्व रहता है कि भाई हम इस तरीके से पढ़ाएं कि छात्र को किसी भी तरीके की कोचिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, हम जितना पढ़ाएं उसी में छात्र सब कुछ सीख जाए। और हमारा बहुत ज्यादा जो रहता है वो हमारा पैसे वैसे लेने का भी हमारा बहुत ज्यादा एम नहीं रहता है। और जो प्राथमिक स्तर में जो बच्चे आते हैं वो तो उनकी तो फीस जो रहती है वो तो फीस नहीं लगती है प्राइमरी स्कूल्स की। तो बच्चे ऐसे ही आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा, इसमें बेस्ट ऑप्शन बी होगा। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं। तो 28 हमारा बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। 29 में सी हो जाएगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा, देखिए वस्तु स्थायित्व जब प्राप्त करता है, यानी कि वस्तु की जो स्थिति रहती है, मतलब वस्तु की जो स्थिति रहती है, यानी कि एक बच्चे को क्या है, एक पोजीशन से हटा दिया जाता है, फिर वापस उसी पोजीशन पे ला दिया जाता है। तो जो वस्तु का जो स्थायित्व होता है वो उसमें आ जाता है। और ये किसमें होता है, संवेदी प्रेरक चरण में होता है। तो 30 में हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे सीडीपी के जो हमने डिस्कस कर लिए।